इलास्टिक हिस्टैरिसीस लॉस, प्रत्यास्थता में शैथिल्य हानि। इलास्टिक हिस्टैरिसीस लॉस प्रत्यास्थता में शैथिल्य हानि। We plot the graph between stress and its strain for elastomers like rubber. एक रबर की डोरी के लिए प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। We are changing the load on hanger. तार के ऊपर लोड के मान को बदल रहे हैं। Then you know that stress is equal to force per unit area of cross section, and here force is equal to mg by a। मास को चेंज करेंगे, वेट को चेंज करेंगे अगर, तो स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी, एंड वी मेजर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, और उसके बाद विकृति के संगत मान को ज्ञात कर लिया जाएगा। Now we plot the graph between stress and strain, विकृति और प्रतिबल के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे। Then for elastomers, curve like this, वक्र ऐसा होगा, कॉन्केव बिलो, नीचे की ओर से अवतल होगा। Then you know that slope of tangent is nothing but the dy by dx at that point. किसी वक्र पर आलेखित की गई स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु पर dy by dx के मान को प्रदर्शित करती है। तो यहां जो स्लोप आएगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा की प्रवणता dy by dx, y is taken as a stress and x is strain, then ds by d psi is equals to slope of tangent is equals to यंग मॉडुलस, यंग मापांक। स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है कर्व के, therefore यंग मॉडुलस is not constant for the wire। तार का यंग मापांक नियत नहीं है, and यंग मॉडुलस depend upon the stress, उस बिंदु पर प्रतिबल के मान पर यंग मापांक का मान निर्भर करता है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, स्ट्रेस या लोड की अलग अलग वैल्यूज के लिए जो यंग मापांक का मान आता है वो अलग अलग आता है। अपन ने देखा था कि स्टील जैसे मटेरियल के लिए स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था बिफोर द प्रोपोर्शनल लिमिट, समानुपातिक सीमा के पहले ग्राफ ऐसा था। बट इन केस ऑफ इलास्टोमर्स, रबर जैसे मटेरियल के केस में ग्राफ ऐसा होगा, यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, देयरफॉर यंग मॉडुलस इज आल्सो कांस्टेंट, यंग मापांक का मान नियत है। लेकिन यहां पर स्लोप की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो यंग मॉडुलस जो है वो वेरिएबल है, यंग मापांक का मान अलग अलग है। इसमें आप देखिए पहले स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप की वैल्यू कम हो गई है, फिर स्लोप कम हो गया है, यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग लोड। लोड को बढ़ाने के साथ साथ यंग मापांक का मान कम होता जा रहा है, यानी जो चेंज आ रहा है स्ट्रेस में, सेम चेंज ऑफ स्ट्रेन के लिए उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। इफ वी लोड एंड अनलोड द वायर, यदि तार पर भार को बढ़ाया जाता है वो फिर कम किया जाता है, देन वी गेट कर्व लाइक दिस, तो हमें वक्र इस प्रकार का प्राप्त होता है।
ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, प्रतिबल को बढ़ाने पर कर्व इस टाइप का होगा O2A, एंड ड्यूरिंग द अनलोडिंग वेट को कम करने पर कर्व डिफरेंट होगा। दैट इज अर्थात इफ यू इंक्रीज द लोड देन स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीजेस, विकृति का मान भी बढ़ता जाता है, एंड ड्यूरिंग अनलोडिंग इट डज नॉट फॉलो द सेम पाथ, ये उसी मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। इफ यू टेक अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पर अगर एक बिंदु लेते हैं तो आप देखिए ड्यूरिंग द लोडिंग स्ट्रेस इतना था, प्रतिबल का मान इतना था, O से लेके इस पॉइंट तक, और जब आपने इसको अनलोड किया, जब हमने अनलोड किया तो उस सिचुएशन में सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस की वैल्यू कम है। यानी पहले मान लो कि आपने 20 किलो वेट लटकाया था तो स्ट्रेन इतना था 0.05 था 20 केजी के लिए, 20 केजी लोड के लिए स्ट्रेन इतना है। और जब आपने इसको अनलोड किया तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस कम है लेकिन स्ट्रेन सेम है, तो हो सकता है कि 15 केजी के लिए स्ट्रेन की वैल्यू सेम हो, सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। एंड यू नो दैट इलास्टिक एनर्जी स्टोर इन अ वायर, किसी तार में संचित प्रत्यास्थता की ऊर्जा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू वॉल्यूम। जूल में एनर्जी इतनी होती है, जूल में इतनी एनर्जी वायर में स्टोर होती है जब उसकी लेंथ में कुछ एक्सटेंशन है, उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि कर दी जाती है। देन U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितनी होगी, इकाई आयतन की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई आयतन में प्रत्यास्थता की संचित ऊर्जा इतनी है 1/2 जूल, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, जूल पर मीटर क्यूब के अंदर एनर्जी इतनी है। देन एरिया बाउंडेड बाय दिस स्ट्रेसिस लूप, तो ये स्ट्रेसिस वक्र, ये सेटिलिया वक्र जितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, इट रिप्रेजेंट लॉस ऑफ इलास्टिक एनर्जी और लॉस ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल और ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग द वायर। किसी तार पर लोड लगाने और लोड को हटाने पर जो पूरा साइकिल आएगा उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो इलास्टिक एनर्जी का लॉस होता है, दैट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस वक्र के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। एंड एरिया बिलो द इलास्टिक कर्व, इस इलास्टिक वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है, इट रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई क्षेत्रफल की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यानी दिस एरिया ऑफ दिस होल कर्व, इस पूरे वक्र का जो क्षेत्रफल होगा, इस कर्व के नीचे का जो पूरा एरिया होगा, इट रिप्रेजेंट द इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एरिया OAB इज इक्वल्स टू इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। तार के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान है ये, इस कर्व के नीचे का एरिया। तो जब आपने इसको लोड किया तो इसमें इतनी एनर्जी सपोज स्टोर हो गई, OA जो कर्व है उसके नीचे का पूरा एरिया, और जब आपने इसको अनलोड किया तो ये जो व्हाइट एरिया है, इतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर थी। जब आपने लोड किया तो लोडिंग के दौरान इसमें संचित ऊर्जा इतनी थी, और अनलोडिंग में जो उसमें एनर्जी जो डिक्रीज हुई वो इतनी हुई। इस A से लेके OA तक वाया B, ABO, इसके नीचे का जो एरिया है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई।
और लोडिंग के दौरान इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो OPA, ये जो कर्व है इसके नीचे का जो एरिया होगा इतनी एनर्जी स्टोर हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि लोडिंग और अनलोडिंग जब हम वायर को कर रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंट क्यों आ रही है? लोडिंग में ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई और अनलोडिंग में कम एनर्जी रिलीज हुई, तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट कैसे हुआ और ये एनर्जी कहां गई? दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरे चक्र के दौरान लोड और अनलोड करने में प्रत्यास्थता की ऊर्जा में ऊष्मा के रूप में हानि हो जाती है एंड वायर हीटेड अप और तार गर्म हो जाएगा, यानी हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। एंड दिस इज कंप्लीट साइकिल, और ये पूरा वक्र है। तो ये जो एरिया होगा इस कर्व का लोडिंग और अनलोडिंग में बाउंडेड एरिया, ये एनर्जी लॉस को बताता है। तो लॉस ऑफ इलास्टिक एनर्जी प्रत्यास्थता की ऊर्जा में हानि इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया बाय हिस्टेरेसिस लूप। ये जो सेथिल्य वक्र जितना एरिया बाउंड कर रहा है वो लोडिंग और अनलोडिंग में एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ग्राफ, इसके नीचे का जो एरिया होता है वो उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी को बताता है। एक तार में जो स्थितिज ऊर्जा संचित है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी इसकी लेंथ को इंक्रीज करने में जो वर्क डन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और बाउंडेड एरिया एनर्जी के लॉस को बताता है। O से वाया P A तक इसके नीचे का जो पूरा एरिया होगा वो वायर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, इलास्टिक एनर्जी, वो बता रहा है। और A वाया B to O, इसके नीचे का जो एरिया है वो जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग अनलोडिंग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बाउंडेड एरिया है ये एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊर्जा में हानि को बता रहा है। इफ यू प्लॉट हिस्टेरेसिस कर्व फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रबर और डिफरेंट क्वालिटी ऑफ रबर की अलग अलग क्वालिटी के लिए अगर हम ये कर्व प्लॉट करें तो अलग अलग टाइप के हिस्टेरेसिस कर्व मिलेंगे, अलग अलग टाइप के सेथिल्य वक्र मिलेंगे। दिस इज टाइप 1 एंड नीचे बना देते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस में, विकृति और प्रतिबल में। ग्राफ ऐसा बन रहा है ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट रबर के लिए कर्व इज वाइड, कर्व चौड़ा है, एरिया ज्यादा है, देयरफॉर लॉस ऑफ इलास्टिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, प्रत्यास्थता की ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि इसमें ज्यादा होगी। एंड रबर हीटेड अप, रबर ज्यादा गर्म हो जाएगा। वाइल इन सेकंड केस, इस दूसरी स्थिति में कर्व इज नेरो, वक्र जो है पतला है, एरिया इज लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट कर्व, प्रथम वक्र की तुलना में इसका क्षेत्रफल कम है। सो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, पूरे चक्र में ऊष्मा के रूप में हानि कम होगी। सो दिस टाइप ऑफ रबर इज यूज फॉर मेकिंग टायर्स ऑफ कार। इस टाइप के रबर का यूज कार के टायर बनाने में होगा। When car move on the surface, जब सतह पर कार गति करती है, then rolling friction takes place between the tires and surface. तो सतह और टायरों के बीच में घर्षण का बल कार्य करता है, हीट एनर्जी जनरेटेड, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। सॉरी, तो इस केस में ये वाले कर्व इस टाइप के रबर का यूज करेंगे क्योंकि इसमें एरिया कम है और इस सिचुएशन में हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, तो
टायर कम गर्म होंगे, उसके टेम्परेचर में चेंज कम होगा, इसमें हीट एनर्जी ज्यादा जनरेट हो रही है, तो टायर जो है ज्यादा गर्म हो जाएंगे। इस सिचुएशन में जहां पर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में वी यूज दिस टाइप ऑफ रबर, इस प्रकार के रबर का उपयोग किया जाता है फॉर इन द प्लांट, इन द मशीनरी प्लांट्स, जहां पर मशीनरी के प्लांट होते हैं वहां पर वाइब्रेशन होता है और ये जो शॉक्स आते हैं उससे जो है जो भी मटेरियल है उसमें इलास्टिक एनर्जी में चेंज आता है और हर एक साइकिल में एनर्जी का लॉस हो जाता है एंड दिस लॉस इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, और ये लॉस ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। तो इन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि एनर्जी का लॉस ज्यादा हो, एनर्जी का लॉस ज्यादा हो और वाइब्रेशन कम हो, जितनी एनर्जी एलोंगेशन के टाइम उसमें स्टोर हुई थी उतनी एनर्जी वापस रिलीज न हो पाए, इसलिए इस टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है। सो इट एब्जॉर्ब द शॉक्स, जिससे कि ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर ले, जो झटके आएंगे या जो वाइब्रेशंस आएंगे उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और एनर्जी का हीट के फॉर्म में लॉस हो जाए, तो उतना ज्यादा वाइब्रेशन ना हो। तो ये था अपना हिस्टेरेसिस कर्व जो अपन ने डिस्कस किया। वी विल डिस्कस वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेस इन द नेक्स्ट क्लास।